सऊदी अरब के जेल में था भाई। 15 दिन जेल में रहने के बाद मेरे को जो है इंडिया भेजा गया। वो भी इंडिया के कोई एक एयरपोर्ट पे नहीं, जहाँ मेरे को जाना था वहाँ नहीं भेजा, और दूसरे एयरपोर्ट पे मेरे को भेजा गया है। तो दोस्तों, एक भाई की ये स्टोरी है जो कि हाउस ड्राइविंग के काम पे आए थे सऊदी अरब। आने के बाद उनके साथ में ऐसे कुछ मामले हुए जो कि उनको फिर लास्ट में 15 दिन जेल में काट के वापस जाना पड़ा। लेकिन सही सलामत वो अपने घर को पहुंच गए। वो कैसे पहुंचे और उनके साथ में क्या क्या घटना हुई है, वो जेल में कितने टाइम रुके और क्यों रुके, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि लेबर कोर्ट भी गए थे। लेबर कोर्ट जाने के बाद भी उनको जो है उनका कुछ फैसला नहीं हुआ। तो आखिर उनके साथ में क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज लास्ट जुमा था रमज़ान का, अलविदा जुमा था। आप सब लोगों को अलविदा जुमा मुबारक हो, और एडवांस में रमज़ान की ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह उन सब लोगों की दुआ कबूल करे जो लोग इस जुमा में दुआ किए हैं। और जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उन सब की दुआओं को, नमाज़ों को कबूल करे। और अल्लाह ख़ास करके जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उन सब की अल्लाह मदद करे, गैब से मदद करे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे और इन सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये एक भाई थे कर्नाटका के, इन्होंने मेरे को नाम बताने से मना कर दिया था। और इनके साथ में क्या क्या हुआ और इनके साथ में क्या क्या घटना हुई, इनके साथ इनको एजेंट भेजने के बाद इनको कहाँ लेके गया था, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। और इनकी मैंने ही हेल्प किया था। मैं जाके तो हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैं एक हाउस ड्राइवर हूँ। और मैं सिर्फ मेरे को जितना मालूमात है मैं वो बता सकता हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, बस वो लोग भी यही करते हैं कि रास्ते बताते हैं कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि कोई जा कर के काम करना या कोई भी बड़ा प्रोफेशनल बंदा भी रहेगा तो वो जाके करना बोले तो नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अपना खुद का पैसा खर्चा करके जाना, टाइम निकालना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सही है कि नहीं। तो एक भाई साहब जो है कर्नाटका के थे, उन्होंने कोई एजेंट से वीज़ा लिए थे हाउस ड्राइवर का। तो आए, सऊदी अरब पहुंचे, रियाद पहुंचे थे सऊदी अरब कर्नाटका से। ठीक है। और उनका सिटी भी बताने से मना किया है, और नाम बताने से भी मना किया है, और उनके रिलेशन भी थे यहाँ पे, उनका नाम भी बताने से मना किया है। ये सिर्फ ताकीद के लिए बताया जा रहा है ये स्टोरी। यानी जो बंदे परेशान होते हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है। जो जेल में जाके पूछते हैं ना कि जेल से हम कैसे जाएं, तो उन लोगों के लिए एक सबक मिल जाएगा इसमें। तो भैया वो बंदा आने के बाद में उसको जो है कुछ 2-3 दिन के लिए गाड़ी चलाने लगाया। तो वो गाड़ी चलाने में थोड़ा कतरा रहे थे। कोई भी बंदा, जाहिर सी बात है, नया कंट्री में आएगा तो वो डरता है गाड़ी चलाने से। तो वो भाई के साथ भी यही हो रहा था कि बस गाड़ी थोड़ा नहीं चला पा रहे थे। तो कफील क्या किया, उनको ले जाके सीधा मजरा में डाल दिया। अब ये तो तरीका नहीं है कि मजरा में, जंगल में डाल दिया। बंदा अकेला जंगल में रह रहा है, उसको जंगल का कोई काम ही पता नहीं है। बंदा सिटी में रहने वाला है तो उसको जंगल के बारे में तो नॉलेज होता नहीं है। तो भाई साहब किसी तरह से जो है टाइम निकाले। टाइम निकाल के वहीं किसी आसपास के एक बंदे से जो है फ़ोन ले करके, उनके कोई रिलेटिव रहते थे जहाँ उनको बुलाया था वहाँ से कुछ टाइम, यानी कुछ दूरी पे। तो पहले उनसे बात किया। बात करने के बाद उन्होंने मशवरा ये दिया था कि तुम वहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। तो वो भाई जो है वहाँ से निकल के जो है, पासपोर्ट भी नहीं था उनके पास, कफील ने पासपोर्ट भी ले लिया था। तो जिराक्स थे। ज़रूरी है भाई जिराक्स अपने साथ में रखना। जब भी आप कोई भी मुल्क में जा रहे हो तो पासपोर्ट के कॉपी साथ में रखा करो, वो आपको बहुत काम में आते हैं। वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत काम में आते हैं। तो भाई साहब वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में वो सीधा उनका जो रिलेटिव थे उनके पास पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में फिर कफील जो है, कफील को पता था उनके रिलेटिव वहाँ पर है करके, क्योंकि पहले जब वो आए थे उसके दौरान वो कफील उनसे बात किया था। क्योंकि उन्होंने इसलिए बात किया था कि उस बंदा नया 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 बंदा है, उसको काम लगाओ। तो वो कफील को डाउट आ गया, हो सकता है ये वहीं गया होगा। तो कफील ने फिर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के बात किया। बोला कि अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं हरूप डाल दूंगा। ये उस टाइम हरूप का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा था। धमकी दे रहा था, मैं हरूप डाल दूंगा या तो मैं कोई केस कर दूंगा। तो फिर वो जो रिलेटिव थे उस लड़के के, उन्होंने जो है लड़के को समझा के बोला। और कफील ये बोला कि उसको मैं मजरे का भी नहीं लगाऊंगा, ना ड्राइवर का नहीं लगाऊंगा। मेरा एक ऑफिस है रियाद में, मैं वो ऑफिस में रखूंगा उनको। तो उनके जो रिलेटिव थे ओके बोले। फिर उनको जो है वहाँ से कुछ खर्चे के लिए पैसे दिए, फिर भेज दिया वहाँ से। तो वो आए कफील के पास। आने के बाद में कफील उनको रियाद में कोई एक जगह पे ऑफिस में ले जाके रखा। अब ऑफिस में ऐसा मामला था कि वो ऑफिस में ना कोई बंदा आता था, ना कफील आता था, कोई नहीं आता था। ये भाई साहब का काम क्या था, ऑफिस को सुबह से क्लीन करना, ऑफिस में बैठ के रहना।
बस यही काम। सैलरी के नाम पे 200 रियाल खाने का मिलता था, एक रूम दिया था ऑफिस के आसपास में ही। तो बस शाम तक बैठना है, ऑफिस बंद करना है, जाना है, आना है, खोलना है, यही काम था इनका। कोई ऑफिस में आने जाने वाला कोई बंदा नहीं था। तो ये भाई साहब जो है टाइम गुजार रहे थे अपना, बस उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी सिर्फ मिल रही थी खाने के लिए। तो भाई साहब बहुत परेशान हुए, एजेंट से बात किया, मेरे को ऐसा ऐसा कर रहा है, ये हो रहा है। वो एजेंट तो भैया सीधा बोल देगा, भाई मेरा काम था भेजना, मैं भेज दिया, बाकी का तुम देखो अपना। तो मैं ऐसे ही न्यूज़ के वीडियोस बनाता रहता हूँ कभी कभी, आपको पता ही है। तो पता नहीं वो भाई साहब ने किसी तरह से मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लिया, फिर मेरे को आलतूर कॉल करने लगे। तो भाई मेरा तो काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं कॉल उठाना पॉसिबल ही नहीं होता, बहुत मुश्किल। तो भाई साहब ने मैसेज छोड़ना चालू किया, तो मैं मैसेज उनका देखा, फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाया, भाई मेरे साथ ये सब हुआ मसला, और अब मैं रियाद में हूँ। अब मेरे को रास्ता बताओ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं कैसे जाऊँ? अब मैं कोई भी रास्ता बताओ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं केस करूँगा तो क्या मेरा केस चल सकता है, मैं सही से जा सकता हूँ केस के जरिए? तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने जो है उनको बोला, आप लेबर कोर्ट जाओ, लेबर पहले तो एम्बेसी जाओ, एम्बेसी में जा करके अपना कंप्लेंट करो, उसके बाद आप लेबर कोर्ट जाओ। एम्बेसी में पहले जाना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी ये स्टोरी सुन रहा है, अगर किसी के ऊपर हरूफ भी है, तो पहले इंडियन एम्बेसी जाओ, वहाँ जाके अपना फाइल बनाओ, ताकि इंडियन एम्बेसी को पता चले। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तो इंडियन एम्बेसी आपको वाइट पासपोर्ट, यानी जो आउट पास होता है, वो बना के दे देता है। सही है। तो वो भाई साहब इंडियन एम्बेसी गए, हालांकि वो पहले भी जा चुके थे, लेकिन उनको कोई कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर मैं बोलने के बाद फिर वो गए इंडियन एम्बेसी। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपना कंप्लेंट किया इंडियन एम्बेसी में। वो कंप्लेंट ऐसा किए थे कि मेरे को एग्जिट जाना है, लेकिन इंडियन एम्बेसी में टाइम लग जाता है, तकरीबन 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा टाइम लगता है। तो भाई को जल्दी जाना था, क्योंकि भाई सैलरी नहीं मिल रही है। तो फिर भाई ने फिर मेरे को पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई कर दिया, और मैं अब क्या करूं? तो मैं बोला लेबर कोर्ट में जाओ, केस करो। अब देखो लेबर कोर्ट के पास में यहाँ पर मसला इनके साथ क्या हुआ। कोई एक बंदा, इन्होंने वहाँ गया, 2-3 बांग्लादेशियों से बात किया, फिर कोई पाकिस्तानी बंदे से बात किया, सूडानी से बात किया, ये सब लोगों ने पहले मना कर दिया। फिर एक कोई पाकिस्तानी बंदा मिला, और मिल के वो बंदा जो है इनसे 150 रियाल कुछ चार्जेस किया, और इनका फाइल बनाया, और इनसे ये बोला कि तुमको ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, और वो मैसेज तुमको 3 दिन के बाद मेरे को बोलना है। अब ये भाई वहाँ पर लिखा क्या है, लिखा के आने के बाद अब इन्होंने क्या वहाँ पर गलती किया वो मेरे को पता नहीं चला। अब ये लिखा के आने के बाद में 8 दिन गुजर गया, 15 दिन गुजर गया, वो मैसेज आ ही नहीं रहे। अब वो बंदा इनके साथ में धोखा किया जो ऑफिस में बैठा हुआ था। तो भाई फिर मेरे को इन्होंने रोते रोते फ़ोन किया, क्योंकि जब अपन कफील के ऊपर केस कर रहे हैं तो कफील के पास वापस नहीं जा सकते। तो ये केस करने से पहले भाई साहब जो है, कफील का जो ऑफिस था, वो रूम था, वो छोड़ के निकल चुके थे। रियाद में इनका और एक कोई बंदा इनका रिश्तेदार था जो कि फैमिली के साथ था, वहाँ जाके रहने लगे। देखो भाई, यहाँ पे जो भी फैमिली के साथ रहते हैं उनके घरों में रहना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं है। दूसरों को रखना कोई भी ज़्यादा दिन के लिए ये नहीं करते यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, हर इंसान की एक मजबूरी होती है। तो फैमिली के साथ थे, तो उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास रहो, रह के अपना काम करके चले जाओ। वो सोचे 15 दिन के अंदर हो जाएगा काम, लेकिन 15 दिन तो वो सिर्फ ओटीपी आने में लग गए। तो भाई बोले यार मैं कैसा करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो लोगों को भी तंग हो रहा है मेरे से, मेरे को डेली खाना खिलाना और मेरा सोने करने का मसला हो रहा है। तो मेरे को प्लीज़ कैसा भी करके जल्दी भेज दो। तो भाई मैंने उनको दूसरा रास्ता ये बताया, देखो भाई अब लेबर कोर्ट को तो जाना मुश्किल है, अब तुम जो करके आए थे। हालांकि उसको फ़ोन करने के बाद भी वो यही बात बोला कि भाई वो आएगा, जब आएगा तुम मेरे पास आना, वो नंबर लेके आना, मेरे को देना। यानी वो केस फाइल ही नहीं किया, सिर्फ पैसा इनसे ऐंठ लिया बस। अब ये क्या हो गया, फिर भाई साहब बोले मेरे को किसी तरह से भेज दो। तो मैं बोला भाई देखो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपना बैग जो भी है पकड़ो, सीधा बथा जाओ। आपको पता है बथा में ब्रिज के नीचे बैठने पर पुलिस ले जाती है उठा के। तो भाई बोले मैं बथा जाऊंगा तो फिर क्या होएगा? मैं बोला बथा में वो जवाजात वाले या सिक्योरिटी पुलिस वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं बंदों को। जब आपके पास वो पूछेगा आपके पास अखामा है, पासपोर्ट है, तो आप बता देना मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो सीधे आपको लेके चले जाएंगे। तो भाई ने जो है पहले थोड़ा सा अंदर खौफ महसूस किया कि भाई फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कहीं मेरे को जेल में तो नहीं डाल देंगे। तो मैं बोला भाई जेल में तो डालेंगे, जेल में आपको जब तक रखेंगे जब तक आपका पूरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता, ठीक है? तो फिर वो भाई बोले ठीक है मैं निकल जाता हूँ। तो भाई रूम से निकले, बथा पहुँचे, 50 रियाल टैक्सी का किराया देके बथा पहुँचने के बाद में उनको वहाँ से
उठा के लेके चले गए। अब ले जाने के बाद क्या हुआ वो मेरे को इंडिया जाने के बाद बताए। अब वो लेके गए, वहाँ से ले जाने के बाद में इनसे जो भी इनके पास पासपोर्ट वगैरह का जो वाइट पासपोर्ट था वो ले लिया, और इनका फ़ोन बिन सब बंद कर दिया था। अब यहाँ क्या है ना भाई, देखो तरहील का जो जेल होता है, तरहील के जेल में इंसान ये जो भी बंदे को पकड़ते हैं तो उसका पूरा डाटा चेकिंग होता है। तो आपसे पहले भी बंदे होते हैं वहाँ पे, तो उनका डाटा चेकिंग होता है। और जो जो कंट्री के होते हैं ना, जो जो कंट्री के होते हैं उनका अलग से ग्रुप बनाते हैं, फिर वो ग्रुप को एक साथ भेज देते हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ, लेके गए, ले जाने के बाद में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, काम ही नहीं हो रहा है। ये भाई को हैबत हो रही है मेरे को ये कहाँ डाल दिया, लेकिन इनके साथ साथ और भी बंदे थे, इनको हिम्मत दे रहे थे। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, 15 दिन गुजरे। 15वें दिन भाई को जो है सीधा जेल से उठाए, एयरपोर्ट ले गए, एयरपोर्ट में ले जाके छोड़ दिए। वो एयरपोर्ट यानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ के सीधा लैंड हुए केरला में। अब केरला से कर्नाटक तो नज़दीक है, तो भाई जो है केरला से बस पकड़ के अपने घर को पहुंच गए। घर को जाने के बाद बोले, शाहिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं सही सलामत घर को पहुंच गया। तो कहानी कुछ ऐसी है। देखिए, अब जो भी बंदा इस तरह की हरकत करता है, अभी का माहौल क्या है, ये एक स्टोरी के टाइप में लो या एक नॉलेज के टाइप में लो, आप जैसे भी आप सुन रहे हैं, तो भाई देखो बहुत सारे बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे। देखो आप कुछ लोग जो है कमेंट्स में कुछ भी बोलते हैं, अब जो यहाँ पर आके फंसता है ना, उसको उसकी परेशानी जो होती है ना वो कोई नहीं समझ सकता, वो वही महसूस कर सकता है। पल पल रोते हैं बंदे। और यहाँ बड़े बड़े लोग हैं भाई, कोई जाकर के हेल्प नहीं करता किसी की। और कुछ सोशल वर्कर से, कुछ बड़े बड़े ग्रुप से, जो कि वो लोग भी ऐसे केसों पे काम करते हैं जो कि बहुत सीरियस मैटर हो। ठीक है, ऐसे ही कोई भी कुछ बोल देगा तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले तहकीक करेंगे, उसके बाद फिर वो लोग काम करते हैं, जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, लाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों पे काम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई, कोई सप्लायर कंपनी में आके फंसा हुआ है, कोई अखामा ख़त्म हो गया तो फंसा हुआ है, कोई कफील के पास से भाग के फंसा हुआ है, कोई कफील ने केस लगाया हुआ तो फंसा हुआ है, कोई बहुत यानी 5-6 साल से बिना अखामे के काम कर रहा है, ऐसे फंसा हुआ, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो ये सब लोगों का काम इतना आसानी से नहीं होता है। तो जो कर्नाटक वाले भाई थे, भाई ने बोला कि मैं वापस अभी सऊदी तो नहीं आऊँगा, कहीं कतर वगैरह किधर भी चला जाऊँगा, लेकिन सऊदी नहीं आऊँगा। ठीक है, तो मेरे को खुशी ये हुई कि भाई साहब जो है सही सलामत अपने घर को पहुंच गए। लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, तरहील से जाने पे 3 साल का हरूब लगता है। ठीक है, तरहील से अगर आप जाओगे, तरहील यानी जेल से होकर जाओगे, तो 3 साल का बैन लग जाता है। और वही अगर आप पहले एम्बेसी में जाओ, उसके बाद लेबर कोर्ट में जा कर के जो है केस करो, अगर आपका केस चलेगा, कफील का आमना सामना आपके साथ में होगा, अगर आप केस जीत जाओगे तो आप सही से जा सकते हो इज्जत के साथ में। या फिर बहुत सारे एजेंट लोग हैं यहाँ पर। देखो, मैं ये मत बोल देना कि भाई ये एजेंट बन गया, अपना अपना एजेंट और एजेंटों से काम करा रहे हैं, नहीं। आजकल हर जगह पैसे का मामला है, हर जगह पैसा का काम चल रहा है। अगर आपको सही से इज्जत से घर को जाना है तो कोई भी एजेंट आपको मिल जाएगा, या तो एम्बेसी के पास मिल जाएगा या बथा वगैरह में कहीं भी मिल जाएगा। ढूंढो, पहले देखो, तहकीक करो, तो उसके बाद एजेंट से बात करके जो भी वो पैसा लेगा, 1300, 1400, 1600, 1800, जो भी वो लेता है उसके साथ बात करो, फिर बताओ अपने पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, तो आपका एग्जिट लगा के दे देगा। अगर आपके ऊपर हुरूप रहता है तो बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से जाना। हुरूप नहीं रहता है आपके ऊपर तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा कठिन हो जाता है, एग्जिट नहीं लगता है जल्दी। हुरूप वाले बंदे को जल्दी लग जाता है एग्जिट। सही है ना। तो ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि बंदे देखो किस तरह से जेल में यहाँ पर फंस जाते हैं। यानी बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई अगर हम जेल से जाएंगे तो कहीं हमको जेल में तो नहीं फंसा देंगे, तो जेल में फंसना पड़ता है भाई। बहुत सारे लोग हैं, किसी को 3 दिन में भेज दिया जाता है तो किसी को 15 दिन में भेज दिया जाता है, किसी किसी को 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। क्यों? उसका डाटा पूरा चेक होता है, उसके ऊपर कोई मतलूब का केस तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर कोई रॉबरी का केस तो नहीं है, कहीं ऊपर उसके ऊपर कोई और तो केस नहीं है। ठीक है, ये सब क्लियर होता है। कोई उसने इंस्टॉलमेंट पे कुछ लिया सो तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर लोन तो नहीं है। ठीक है, ये सब चेकिंग होने के बाद में इसका जो फाइल होता है उसको क्लोज करके तहरीर के जरिए जो है इंडिया को या जहाँ का भी वो बंदा है वहाँ उसको भेज दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये इसमें आपको क्या समझ में आया? अगर तरहील से जाना है तो तरहील से जा सकते हैं। तरहील का मतलब है पुलिस से पकड़वा के, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर पैसा खर्चा करना है तो कोई एजेंट को पकड़ो, पैसा खर्चा करो और चले जाओ। मेरे को ये मत पूछना कि भाई आपके पास कोई बंदे का नंबर है तो दे देना, मैं किसी का नंबर नहीं रखता, वरना फिर मेरे को एजेंट बना देंगे लोग। यहाँ बहुत सारे लोग हैं भाई जो कि सीधा बोल देते हैं भाई तू ही एजेंट है करके। मेरा जवाजात से कोई लेना देना ही नहीं है। जो एजेंट होता है उसका जवाजात से लेना देना होता है, जवाजात के अंदर उसके बंदे होते हैं,
तो वो आसानी से काम करवा देता है। ये आज से नहीं, बहुत टाइम से चलता आता है ये काम, लेकिन किसी को बाहर पता नहीं चलता है, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा होता है भाई, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं। जो लोग भी फंसे हुए हैं, जो लोग बोलते हैं भाई हमारा खामा नहीं है, हमारे ऊपर हुरूब है, तो आपका काम आसान हो जाता है और जल्द से जल्द इधर से निकल जाना चाहिए। अगर पकड़े गए ऐसे लोग तो जेल में डाल देंगे भाई, जेल से निकलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं आपको भाई की छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरे को इस बात की खुशी है कि भाई सही सलामत अपने घर को पहुँच गए, अपने माँ के पास पहुँच गए। बहुत खुशी की बात यही होती है। मैं यही दुआ करूँगा, जो लोग भी फंसे हुए हैं, अल्लाह उन सबको सही सलामत अपने फैमिली से मिला दे, अपने घर वालों से मिला दे, क्योंकि घर वाले भी बहुत परेशान होते, इंतज़ार कर रहे होते भाई। अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि जो भी बंदा काम करने के लिए अपनी एक अच्छी नीयत लेके आ रहा है, तो अल्लाह उसकी नीयत को कबूल करके उसको अच्छा काम लगावे। आप लोग भी दुआ करना, जो भी बाहर लोग काम करते हैं उन सब के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर माँ सलामा, अल्लाह हाफिज़।